हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जहाँ बताया गया है कि जिंदगी की असली कीमत क्या होती है और इसमें किस्मत का क्या खेल है। इस फिल्म का नाम है ब्यूटीफुल एक्सीडेंट। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की और उसकी मदर को दिखाया जाता है। उस लड़की को उसके ही क्लासमेट ने असॉल्ट किया था एंड वो लोग उस बंदे पर केस करने वाले थे। लेकिन इससे पहले बात कोर्ट तक पहुंचती, अक्यूज्ड लड़के की फैमिली ने एक लॉयर से कांटेक्ट किया जिसका नाम है यू। एंड यू के अंदर इमोशंस नाम की कोई भी चीज नहीं थी। उनकी जिंदगी में बस एक ही चीज मायने रखती थी, केस जीतना। आज भी वो विक्टिम लड़की उसकी मदर को धमकी देती है कि केस वापस ले लीजिए वरना सबूत कम पड़ने पर उल्टा आप पर ही कार्रवाई होगी। एंड पहले तो वो अपने क्लाइंट को कोर्ट केस से भी बचा लेती है एंड साथ ही वादे के अनुसार जो उन्हें विक्टिम लड़की को बहुत सारे पैसे देने थे वो भी यू उन्हें नहीं देती। ये देख उसके साथ ही कह रहे थे, अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ होता तब तुम क्या करती। वो लोग उसे समझाना चाह रहे थे कि बात कितनी गलत है, लेकिन वहां यू की शक्ल को देख हम साफ तौर पर समझ पा रहे थे जरूर उनका कोई ऐसा पास्ट है जिसने उन्हें ऐसा बना दिया। कुछ दिन बाद वो जर्मनी के लिए निकल रही थी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एंड ये उनका एक बहुत बड़ा सपना था। पर वहां जाने से पहले वो अपनी मदर के ग्रेव के पास आकर उनसे कहती है, मैंने कभी अपने फादर को देखा तक नहीं क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं थे और आपने मुझे उनसे बचाया, लेकिन अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बहुत दूर जा रही हूँ, अलविदा। वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड ये एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि शायद ही कोई इससे जिंदा बच पाता। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं यू एक वेटिंग हॉल में बैठी हुई थी। उसका नंबर आता है एंड अटेंडेंट उससे कहती है, नंबर 790418, इधर आओ। यू कहती है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही, मैं हूँ कहाँ पे। ये सुन वो लोग उसे इन्फॉर्मेशन डेस्क पे भेजते हैं एंड वहाँ एक लेडी कहती है, तुम टर्मिनल ऑफ फेट पे हो, जब लोग मरने के बाद आते हैं। यानी कि यहाँ पे यू नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। इस बात पे यू सोचती है यहाँ पर जरूर उसके साथ कोई मजाक चल रहा है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग उसे एक आदमी के पास लेकर आते हैं। बंदा इस डिपार्टमेंट के लीडर थे जिनका नाम है डायरेक्टर ली। अब वो यू को बताते हैं कि दरअसल हम लोगों से एक छोटी सी गलती हो गई है, तुम्हारी मौत काफी वक्त बाद होनी है, लेकिन गलती से हमने तुम्हारी जैसे ही सेम बर्थ डेट वाली दूसरी लेडी समझ तुम्हें ऊपर बुला लिया। अब ये मिस्टेक है तो बड़ी, इसे ठीक करने में भी समय लगेगा, 1 हफ्ते का, बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। पर इस दौरान तुम यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि हमारे सीनियर्स को इस बारे में पता लग सकता है। यू कहती है, मुझे किसी भी हालत में वापस लौटना है, ये गलती तुम्हारी है, तुम समझो। डायरेक्टर ली कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो भूल जाओ जर्मनी जाना, क्योंकि तुम वापस ह्यूमन वर्ल्ड नहीं लौट सकती बिना हमारी बात सुने। ये उनकी सारी बातें सुनती है एंड वो लोग उसे 1 हफ्ते के लिए एक दुनिया की दूसरी लेडी के शरीर में भेज देते हैं। उसका हुलिया और नाम सेम रहेगा, बस लोग उसे कोई और शख्स के तौर पर पहचानेंगे। एंड जैसे ही अगले सीन में यू की नींद खुलती है तो वो एक आदमी के पास सो रही थी। वो जल्दी से उठकर सामने शीशे में खुद को देखती है और बाहर एक लड़की को। ये एक्चुअली उसकी डॉटर है और इसके अलावा उसका एक बेटा भी है और रूम में उसके साथ उसके हस्बैंड ही सो रहे थे एंड इनकी शादी काफी पहले ही हो चुकी है। यू ये सब देख एक बार में सब कुछ हजम नहीं कर पाती क्योंकि कुछ वक्त पहले वो एक सिंगल वुमन थी जिसकी जिंदगी का सपना कुछ और ही था, और अब वो एक मदर है और एक हाउसवाइफ भी। वो अपने बेटे को ना चाहते हुए भी स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, जब बाकी बच्चों की मम्मीज उनसे हमेशा की तरह बात करी थी, लेकिन वो थोड़ी ना उन्हें जानती है। ये शरीर और ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल नया है। और साथ ही यहाँ के लोग भी। वो तुरंत अपनी पुरानी लॉ फर्म की चीफ से मिलने जाती है जो ऑब्वियसली उसे नहीं पहचानती। वहीं उसके लग्जरियस अपार्टमेंट में जब विंटर करती है तो वहाँ का गार्ड उन्हें निकाल देता है क्योंकि अब किसी को लॉयर यू याद ही नहीं। इन सबसे नाराज होकर यू दोबारा मरने का सोचती है ताकि इस बार वो डायरेक्टर ली से बात कर सके, लेकिन सामने गाड़ी उसे टक्कर मारती ही नहीं। 7 दिन खत्म होने से पहले उसका मरना पॉसिबल नहीं है। एंड ये देख हम समझ पाते हैं कि 7 दिन खत्म होने से पहले उसका मरना पॉसिबल नहीं है। तो वही वॉशरूम जाती है जहाँ उसके साइड में एक बूढ़ी लेडी खड़ी थी जो अगले ही पल डायरेक्टर ली में तब्दील हो जाती है। डायरेक्टर ली उसे समझाते हैं, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, फिर तुम दोबारा अपनी दुनिया में लौट सकती हो। जिस पे यू कह रही थी, आपने बोला था कि मेरी बॉडी भले ही नहीं हो लेकिन वो किसी प्रोफेशनल की होगी, लेकिन ये तो एक मिडिल एज वुमन है, वो भी हाउसवाइफ। डायरेक्टर ली कहते हैं, हाउसवाइफ भी एक प्रोफेशन होता है एंड उसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें कुछ वक्त में पता चल जाएगी। एंड अगले ही सीन में डायरेक्टर ली की जगह वही बूढ़ी लेडी वापस आ जाती है एंड ये सबसे और नाराज होकर यू शॉपिंग के लिए जाती है जहाँ पर वो खाने का बहुत सारा सामान खरीद कर बिलिंग करवा रही थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है
कि उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इससे बहुत कम है। इवन उसके पास कैश भी ज़्यादा नहीं थे। निराश होकर वो वापस आ रही थी कि तभी दूसरे बच्चों की मदद से उसे पता चलता है कि बच्चों की स्कूल बस कब का आ चुकी है एंड उनका बेटा तो न जाने कितनी देर से उनका इंतजार कर रहा है। वो तुरंत उसे लेकर घर आती है। जब वो यू के वियर्ड बिहेवियर को देख समझ आता है कि ये उसकी मदर नहीं हो सकती। यू बताती है, हाँ मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ, लेकिन वो जल्दी वापस आ जाएगी। वो बच्चा उनसे कहता है, आप भी अच्छे हो, लेकिन पता है मैं अपनी मदर को बहुत मिस करता हूँ। फिर वो बच्चा जिसका नाम श्यान है वो यू को अपनी सिस्टर और फादर के बारे में सब कुछ बताता है ताकि यू जब तक यहाँ है उसे उनके साथ रहने में आसानी हो। तो जो फादर है उनका नाम है जैंग और जो सिस्टर है उसका नाम है शेंग। यू शाम को उन सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन ये डिश खास ज़्यादा उन लोगों को पसंद नहीं आती। फिर जब वो बेडरूम में सोने के लिए जाती है तो वहाँ पर जैंग उसे बता रहे थे कुछ ही दिनों में उनकी कंपनी के प्रेसिडेंट एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन दोनों को साथ में जाना है। यू कहती है, तो मैं कुछ कपड़े खरीद लो, अच्छे से तैयार होकर जाएंगे। जैंग पहले को मना करे थे पर फिर वो राजी हो जाते हैं। फिर वहाँ पे यू को पैसे उड़ाने की बात करता सुन वो बहुत हैरान थी, क्योंकि यू तो उल्टा कम खर्चों में विश्वास रखती है। पर फिर जैंग उसकी फिजिकली करीब जाने की कोशिश करे थे, क्योंकि उनके लिए तो यू उनकी वाइफ है, तो ये बात तो नॉर्मल थी, लेकिन यू के लिए बिल्कुल नहीं। इसलिए वो उन्हें कमरे बंद कर खुद सोफा पे आकर सो जाती है एंड कुछ ही देर में सुबह हो गई थी। तो उसे उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है एंड वो बच्चों को खाने के लिए देती है एंड स्कूल कैंटीन के पैसे भी। फिर श्यान को स्कूल छोड़ने के बाद वो घर की साफ सफाई करती है एंड शेंग के रूम में उसे उसकी बॉयफ्रेंड की कुछ फोटोज मिलती है एंड उनके बीच की बातें पढ़ उसे बहुत हंसी आ रही थी। कुछ देर में श्यान स्कूल से वापस आ गया था एंड वो दोनों साथ में शॉपिंग के लिए जाते हैं। श्यान यू को वो सारी डिशेस बताता है जो उसकी मदर एक्चुअली बनाती थी एंड ये सारी डिशेस उनकी फैमिली को बहुत पसंद है एंड बिल्कुल उनकी मदर की तरह यू भी वो सारी डिशेस बनाती है। लेकिन शाम को शेंग घर देर से आती है और जैंग पहले खाने को छोड़कर जब कपड़ों के प्राइस टैग को देखते हैं तो वो सदमे में चले गए थे। उन्होंने इन सेविंग्स को अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए रखा था एंड यू जो उल्टा पैसों की बचत में विश्वास रखती है उसे पैसे उड़ाता देख उन्हें बहुत अजीब लगता है। जिसपे यू कहती है, हमें कभी खुद के बारे में भी तो सोचना चाहिए। एंड इस बात पे वो बिना खाए ऑफिस वापस चले जाते हैं एंड यू उदास होकर एक क्लब में ड्रिंक्स के लिए आ गई थी जहाँ उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। कितने एफर्ट्स के बावजूद वो किसी को भी खुश नहीं कर पाई। तभी उनकी बेटी शान की फ्रेंड की मदर भी वहां पर आ जाती है और यू से कहती है, इतना सीरियस मत हो, तुम्हारे 2 प्यारे बच्चे हैं, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाओ और खुश हो। हम मदर्स की जिंदगी में बस यही चीज मायने रखती है। पर फिर घर वापस लौटते वक्त उसे रास्ते में 2 बच्चे किस करते हुए दिखाई देते हैं। वो उसकी बेटी शेंग ही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंड यहाँ वो उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे उल्टा टिप्स दे रही थी, जिसे देख शेंग बहुत खुश हो जाती है कि उसकी मॉम कितनी बदल गई है, वो कितनी कूल है। विशान भी यू के एफर्ट्स को देख बहुत ही खुश था एंड जब देर रात गए वो बालकनी से बाहर देख रही थी तभी डायरेक्टर ली वहां पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं, तो बताओ ये सब कुछ कैसा लग रहा है। यू कहती है, जितना सोचा था ये उतना भी बुरा नहीं है। पर फिर वो पूछती है, बच्चों की असली मदर कहाँ पर है। ली बताते हैं कि उनकी सडन हार्ट फेलियर से डेथ हो गई। अगर तुम यहाँ नहीं होती तो कई दिन पहले ही इन बच्चों के सर से अपनी मदर का हाथ छिन जाता। ये सुन वो जैंग और यू की शादी की कैसेट टेप ढूंढ कर उसे प्ले करती है। जब उनकी शादी को देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था एंड वो वहां पर ही सो जाती है एंड आधी रात को जैंग जब घर वापस आते हैं तो उसके हाथ से बॉटल हटाकर उसे बेड पे वो सुला देते हैं और सुबह अपनी आंखों के सामने महंगी वाली ड्रेस को देख यू बहुत ही ज्यादा खुश थी। दोनों साथ में कंपनी प्रेसिडेंट की पार्टी में जाते हैं। जैंग अपनी प्रमोशन की बात डिस्कस करता है कि कैसे वो कंपनी को और आगे लेकर जा सकता है, लेकिन उन लोगों को उसकी काबिलियत पे उतना यकीन नहीं था। एंड ये देखिए उनसे लड़ने बैठ जाती है कि वो लोग जैंग के पोटेंशियल को समझ क्यों नहीं रहे। पर उसे गुस्सा होता देख बॉस भी नाराज हो गए थे एंड वो यू से बदतमीजी करते हैं, जिस पे जैंग आज चुप नहीं रहता और ये देख उनके बॉस डर कर चले जाते हैं एंड ये चीज उन दोनों के बीच का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कर देती है। एंड रात को घर पे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, लेकिन इससे पहले कि उनके बीच कुछ और होता उन्हें आवाज आती है शेंग की। वो अपने कमरे में रो रही थी एंड उसकी बॉडी और फेस पे चोट के निशान देख यू दरवाजा लगाकर उससे पर्सनली बात करती है एंड वहां में पता चलता है कि शेंग के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये बात दूर से जैंग सुन लेते हैं और उस लड़के को बुरी तरह मारते हैं। रात को घर पे अचानक कॉल आता है पुलिस का। एक तरफ से उस लड़के की मम्मी बैठी थी अपने लॉयर के साथ, दूसरी तरफ से यू और उसके हस्बैंड जैंग। एंड उस लड़के की मम्मी उनसे कहती है, मेरे बेटे के अगेंस्ट केस वापस ले लो और हम तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ देंगे।
लेकिन अगर तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के अगेंस्ट कुछ भी किया जिसका प्रूफ तुम्हारे पास नहीं है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सारी बातें सुन यू को अपनी कई बातें याद आ जाती है। उसने ऐसे ही सेम चीज़ किया था जब वो लॉयर थी एक दूसरी लड़की के साथ। अब जब वो उस पेरेंट की जगह है तो वो रियलाइज कर पा रही है कि आखिर उस वक्त उस बच्ची और उसके पेरेंट पे क्या बीती होगी। वो उस लड़के के सामने अपने पॉइंट्स रखती है एंड एक पल में वो लोग जो घमंड में थे उन्हें अपनी औकात में ले आती है। एंड सेटलमेंट तो छोड़ो, अब उस लड़के को सबके सामने शिंग से माफ़ी मांगनी थी। एंड फिर वो जैंग के साथ अपने घर चली जाती है। शिंग अब भी रो रही थी और उसे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अगले दिन स्कूल जाकर सबको फेस करने की, जिसमें यू उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाती है। सालों पहले उसे एक लड़का बहुत पसंद था, उसका नाम था जियान। दोनों एक दूसरे की बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर एक दिन दोनों अलग हो गए। यू को उसने प्रपोज किया था पर पता नहीं कि उस वक्त उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और जब एक्सेप्ट करने का दोबारा मौका मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो जा चुका था। ये सुन शिंग कहती है मतलब मेरे फादर में कोई तो खासियत हुई होगी जो आपने उन्हें एक बार में ही पसंद कर लिया। यहाँ पर शिंग को लग रहा था कि यू यानी उसकी मदर उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुना रही है, जबकि ये स्टोरी तो उस यू की है जो इस दुनिया की है ही नहीं। वही फिर अब धीरे धीरे उन चारों के बीच सारे डिफरेंसेस खत्म होने लगे थे एंड सभी एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ बेहद ही डरावना होता है। उनका छोटा बेटा श्यान जब यू के साथ स्कूल जा रहा था, अचानक रास्ते में उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। यू तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि श्यान की आइज में प्रॉब्लम है, कॉर्निया में, जिसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा वरना वो कभी नहीं देख पाएगा। ये दिक्कत आज अचानक नहीं आई बल्कि उसे बहुत वक्त से ये परेशानी थी। वो लोग तुरंत उसे इलाज के लिए मान जाते हैं एंड यू भी उनके परिवार से इस तरह से जुड़ गई थी कि श्यान को दर्द पहुंचता देख उसे भी बहुत दुख होता है। वो उनकी रियल मदर तो नहीं थी, लेकिन वो सारी फीलिंग्स महसूस कर पा रही थी जो एक असली मदर वहां पर रहकर महसूस कर पाती। वही फिर श्यान का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जब वो अपने बेटे से मिलने जा रही थी तभी डायरेक्टर ली आकर उसे रोकते हैं, क्योंकि अब वक्त आ चुका था उसे अपने दुनिया में लौटने का। एंड यहाँ यू के लिए सबसे बड़ी परेशानी खड़ी थी। एक तरफ उसकी पहले की जिंदगी जहाँ उसके सारे सपने सच होने वाले थे, और दूसरी तरफ उसकी एक नई टेम्परेरी जिंदगी जहाँ उसे एक नया परिवार मिल गया। वो इनमें क्या चूज करे। डायरेक्टर ली कहते हैं तुम्हें यहाँ से चलना ही होगा, ये ना ही तुम्हारी दुनिया है ना ही तुम्हारी जिंदगी। इस बात पे यू पूछती है अगर मैं चली गई तब यहाँ क्या होगा। वो कहते हैं तब बच्चों को वो बात पता चल जाएगी जो उन्हें एक हफ्ते पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, क्योंकि मदर मर चुकी है, वो भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यूं उनकी बातें बिना सुने भागकर हॉस्पिटल आ जाती है, अपने बेटे श्याम के गले लग जाती है, उसे कहती है प्लीज अपना ख्याल रखना। फिर वो शिंग से भी गले मिलती है और आखिरी बार जैंग से भी। एंड दिल पे पत्थर रखकर वो डायरेक्टर ली के साथ चली जाती है। ली अपनी कार को दोबारा उसी ट्रक तक ले जा रहे थे एक एक्सीडेंट करवाने, ताकि सेम इंसिडेंट दोबारा रिपीट हो और यूं अपनी असली जिंदगी में लौट जाए। एंड रास्ते में जाते वक्त डायरेक्टर ली एक बहुत ही बड़ी राज का खुलासा करते हैं कि जिस फादर से वो हमेशा नफरत करते आई है, जिस शख्स के कारण आज तो उससे परिवार की इंपॉर्टेंस नहीं पता चली, वो डायरेक्टर ली खुद है। यानी डायरेक्टर ली ही यू के फादर है, पर उनकी जिंदगी में कई सारे कारणों की वजह से वो उसकी मदर के साथ नहीं रह सके, जिसका उन्हें आज तक अफसोस है। एंड आज अलग होने से पहले वो अपनी बेटी से कहते हैं हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हारी फिक्र की है और हमेशा तुम्हें ऊपर से देखा है हर पल, लेकिन अपने काम के कारण मैं चाह कर भी तुमसे मिलने नहीं आ सका। तभी फिर उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है एंड अगले सीन में ये अपनी असली जिंदगी में लौट चुकी थी। उसकी नींद एक हॉस्पिटल में खुलती है एंड उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में अपनी दुनिया लौट आई। इसलिए वो उस घर में जाती है जहाँ पर वो जैंग, शिंग और शान के साथ रहती थी, पर वहाँ तो कोई और ही लेडी होती है। अलावा स्कूल बस स्टॉप पे वो सारी मम्मीज यू को बिल्कुल नहीं पहचानती और न ही हॉस्पिटल में कोई शान को। ये देख यू समझ गई थी कि वो दोबारा कभी भी उन लोगों से नहीं मिल सकती, उसे इसी दुनिया में रहना होगा। वो शायद खुश थी इस दुनिया में लौटने के लिए, लेकिन उसे उतना ही दुख भी था, क्योंकि इस एक हफ्ते ने उसे फैमिली और लाइफ की रियल इंपॉर्टेंस समझा दी। तुरंत वहां से अपनी कॉलीग से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज कल जिस लड़के को उन्होंने मॉलेस्टेशन केस से बचाया एंड इसका प्रूफ वो ढूंढेगी। ये सब उसने शिंग वाले इंसिडेंट से सीख कर किया एंड ये सब वो कहती है शिंग वाले इंसिडेंट से सीख कर। इसके अलावा वो अपनी फैमिली के साथ रहने लगी थी, जिसमें उसकी सिस्टर और नीस शामिल है। वो जर्मनी के लिए कुछ ही दिन बाद निकलने वाली थी। इससे पहले वो ग्रेवयार्ड में अपने फादर और मदर के ग्रेव्स के पास फूल रख कर आती है एंड घर पर उसे डायरेक्टर ली के साथ वाली फैमिली फोटोग्राफी मिलती है जहाँ तीनों साथ थे। एंड वो अपनी मदर से कहती है शायद फादर इतने भी बुरे नहीं थे। यहाँ से वो जर्मनी की फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल जाती है, या कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात होती है जियान से।
जी हाँ, उसके चाइल्डहुड क्रश से। एंड दोनों इतने वक्त बाद एक दूसरे को देख पूछते हैं, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? शादी तो पक्का हो गई होगी। लेकिन दोनों ही सिंगल थे एंड मौका दिखाने कि दोनों एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं एंड नए देश में दोनों अपने नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें एक हार्ट वार्मिंग फीलिंग देती है हर एक एस्पेक्ट में। इसकी कहानी को जिस तरीके से लिखा गया था, एक्टर्स ने जैसे अपने रोल को निभाया एंड खासकर इसका डायरेक्शन, सभी बहुत ही बेहतरीन थे। तो गाइस, उम्मीद आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।